समझेंगे क्लास 12 फिजिक्स गतिमान आवेश और चुंबकत्व का लेक्चर नंबर 6 या 7 जो भी हमारा लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे गतिमान आवेशित कण यानी आवेशित कण की वैद्युत क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति। यानी जब कोई आवेशित कण हमारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर कितना बल लगता है, इस टॉपिक की या इसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं आपसे कहूँगा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को दबाइए जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं शरण कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप इस वीडियो को शुरुआत यहाँ से देख रहे हैं तो इससे पहले कि कुछ पार्ट देख लीजिएगा जिससे आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हेडिंग रहेगी हमारी आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेशित कण की गति। डालिएगा हेडिंग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेशित कण की गति, आवेशित कण की गति, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेशित कण की गति। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति। यानी जब कोई आवेशित कण हमारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर किस प्रकार का बल कार्य करता है। तो चलिए, और किस मार्ग पर वो है, कैसा मार्ग होता है इस पर गति करने पर। तो देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र को मैं दर्शा रहा हूं। ये क्रॉस निशान जो है ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये जो क्रॉस निशान है वो हमारे चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे। और ये जो है इनकी जो दिशा है वो बोर्ड तल के या कागज तल के लंबवत, यानी उस साइड में है, बोर्ड के लंबवत उस साइड में भीतर की ओर है। कागज तल के लंबवत, देखिए लंबवत का मतलब ये होता है, देखिए ये कागज तल से ये जो मार्कर हमारा है ये 90 अंश का कोण बना रहा है। तो इसी प्रकार इस मार्कर को मैं उधर रख दूं तो जब उधर रखेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, कागज तल के लंबवत हो जाएगा और वो भी हो जाएगा भीतर की ओर। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कागज तल के लंबवत भीतर की ओर है। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कागज तल के लंबवत भीतर की ओर है। तो देखिए, इस पर इसी में एक आवेशित कण हमारा, ये कोई मान लेते हैं आवेशित कण हमारा जो है क्यू कोई आवेशित कण है। और क्यू जो है कण इस प्रकार यानी इस वेग में जा रहा है, इस वेग में गति कर रहा है। तो ये इसके वेग की दिशा होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र इस कण पर कुछ ना कुछ बल लगाएगा। चुंबकीय क्षेत्र इस कण पर बल लगाएगा। वो कितना बल लगाएगा उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने दाएं हाथ को उठाते हैं और देखिए इसको इस प्रकार करेंगे, बिल्कुल अंगूठे और उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत कर लो। अंगूठे और उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत कर लीजिए। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो आपका 90 डिग्री का बनना चाहिए। अब इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, अंगूठे को, इस वाले अंगूठे को कण की गति की दिशा में कर दो। कण हमारा उधर जा रहा है तो मैंने उसी दिशा में अंगूठे को कर दिया। और जो इस समय उंगलियां हैं हमारी, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होनी चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र हमारा भीतर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा भीतर की ओर है। तो इस समय देखिए, यदि मैं अपने दाएं हाथ के अंगूठे को और उंगलियों को परस्पर लंबवत करूं और अंगूठा आवेशित कण की दिशा, आवेशित कण की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करें। अंगूठा आवेशित कण की गति की, आवेशित कण की दिशा को और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें। इस स्थिति में हथेली के धक्का देने की दिशा, हथेली जो है हमारी धक्का देगी ऊपर साइड में,
यानी हथेली जो धक्का देगी ऊपर की ओर देगी, तो इस समय जो बल की दिशा होती है ऊपर की ओर हो जाएगी। मैंने क्या बताया, ध्यान से समझ लें। यहाँ पर ये जो है बल F1 हो गया। मैंने क्या बताया, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर कुछ ना कुछ बल लगता है। उस बल को हम लोग दाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। मैंने दाएं हाथ के नियम में क्या बताया, यदि मैं दाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों को परस्पर लंबवत कर दूं, अंगूठे और उंगलियों को परस्पर लंबवत कर दूं और अंगूठा हमारा गति की दिशा बताए, अंगूठा गति की दिशा में हो और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी, इस स्थिति में जो हथेली हमारी धक्का देगी ऊपर की ओर, ना कि नीचे की ओर। हथेली के धक्का देने की दिशा जो होती है वही लगने वाले बल की दिशा होती है, वही जो होती है लगने वाली बल की दिशा होती है। तो यहाँ पर ये बल लग रहा है ऊपर की ओर और जा रहा है कण इधर। तो इस पर जब बल ऊपर की ओर लग रहा है और कण हमारा इधर जा रहा है, तो ना कण ऊपर की ओर जाएगा ना इधर जाएगा। कण पर जो बल लगेगा तो हमारा कण बेचारा इस मार्ग में जाने लगेगा, यानी एक परवलयाकार मार्ग पर, इस मार्ग पर चलने लगेगा। इस मार्ग पर, ये देखिए इस मार्ग पर ऐसे होता हुआ जाएगा। और इस समय देखिए कण की जो दिशा हो गई वो ये हो गई। इस समय जो कण की दिशा ये हो गई, तो इस समय हम लोग क्या करेंगे, अब दाएं हाथ को जो है उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर दिया और अंगूठा हमारा क्या है, अंगूठा कण की गति की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। अंगूठा ऊपर की ओर है तो कण हमारा गति भी ऊपर की ओर ही कर रहा है। तो अब इस समय हथेली जो है हमारी धक्का देगी इस साइड में, हथेली जो धक्का दे रही है हमारी इस साइड में हो, ये देखिए इस साइड में धक्का दे रही है, ये ऐसे यहाँ पर धक्का दे रही है। तो ये कण ना तो हमारा इधर जाएगा ना तो हमारा इधर जाएगा, यानी ये कण जो है हमारा F2 है, ना लगने वाला बल क्या है F2। तो इस समय ना तो कण हमारा उधर जाएगा ना ही इधर जाएगा। तो इस स्थिति में जो बल लगने वाला है, इस स्थिति में जो इस पर बल लगेगा, तो इन दोनों बलों के कारण ये हमारा इस प्रकार यानी इस मार्ग पे क्या करेगा, घूमेगा, इस मार्ग पे चलने लगेगा, इस प्रकार इस मार्ग में आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो कण की दिशा हो गई वो हमारी हो गई ये, और अब हम क्या करें, दाएं हाथ को उठाइए और इस समय अब अंगूठे को, इस वाले अंगूठे को कण की दिशा में कर दो, कण की दिशा में कर दिया और उंगलियां जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतानी। देखिए इस प्रकार मैंने किया, इस प्रकार। तो अब जो हथेली हमारी धक्का देगी वो नीचे की ओर देगी, तो यहाँ पर जो लगने वाला बल हो गया वो नीचे की ओर। अब इस स्थिति में ना कण हमारा इस साइड में जाएगा ना कण हमारा इस साइड में जाएगा, कण हमारा बेचारा जो है बचा ये इस प्रकार जाएगा, यानी बीच में ऐसे जाएगा, इस मार्ग पे जाएगा। और यहाँ पर आने के पश्चात इस कण की दिशा हो गई ये। अब देखिए उंगलियों को हम लोग क्या करते हैं, अंगूठे को कण की दिशा में अंगूठा हो गया और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियां हो गई। तो हथेली हमारी धक्का दे रही है उस साइड में, तो लगने वाला बल इस साइड में हो गया। तो इस समय जो ना कण इधर जाएगा ना कण इधर जाएगा, कण हमारा इस प्रकार से घूमेगा। तो देखिए ये जो है कण हमारा एक वृत्ताकार पथ पर क्या करता है, गति करने लगता है। कण हमारा एक वृत्ताकार पथ पर, एक परवलयाकार पथ पर गति करने लगता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक समान, इस चित्र को बनाइएगा, इस चित्र को बनाने के पश्चात एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर लिखें एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में Q आवेश से आवेशित कण, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में Q आवेश से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है और उस पर लगने वाले विभिन्न बलों के कारण ब्रैकेट में लिख लेना F1, F2, F3, F4,
बलों के कारण वह परवलयाकार पथ पर वृत्ताकार पथ पर भ्रमण करने लगता है। वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। पथ पर गति करने लगता है। वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। क्या करता है हमारा कण जो वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है? तो देखिए इस समय जो लगने वाला बल मान लेते हैं F है। इस स्थिति में भाई ये इन बलों का परिणामी और मान लेते हैं टोटल बल जो लगने वाला बल है हमारा मान लेते हैं F है। माना इस स्थिति में ये भिन्न भिन्न बल लगे थे परंतु एक बल में मान लेता हूं। यहाँ पर भी F ही मानूं, यहाँ पर भी F ही मानूं, यहाँ पर F1 F2 रहने दो लिखने को, सिर्फ F लिख लो। भिन्न भिन्न बलों के कारण तो इस कण पर लगने वाला बल, माना इस कण पर लगने वाला बल, माना इस कण पर लगने वाला बल F है। तो F बराबर हो जाएगा QVB sin थीटा, क्योंकि आवेशित कण के लिए अभी मैंने निकाला था QVB sin थीटा। और यहाँ पर देखिए जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो यह साइन थीटा का मान 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 का मान होता है 1। तो F बराबर हो जाएगा QVB और साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान होता है 1। तो F बराबर हो जाएगा QVB इंटू 1। तो F बराबर हमारा क्या आ गया? F बराबर आ गया QVB। और यहाँ पर जो कण हमारा है, एक परवलयाकार या एक वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। और वृत्ताकार पथ पर घूम क्यों रहा है? ये भिन्न भिन्न जो बल लगे हैं इन बलों के कारण ही हमारा जो कण है वो वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। यानी इन जो है बलों के कारण ही हमारा जो कण है वो वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। तो हम ये कह सकते हैं हमारा कण वृत्ताकार पथ पर भ्रमण कर रहा है। तो उस पर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। तो उस पर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। तो हम अभिकेंद्र बल का फार्मूला हम लोगों को मालूम है, होता है mv स्क्वायर अपान r यूकेल। भैया ये जो बल है, ये वाला जो यहाँ पर बल निकला है भाई, इस बल के कारण घूम रहा है। तो हम ये कह सकते हैं जो लगने वाला अभिकेंद्र बल है वो इस वाले बल के बराबर होगा। तो हमने कर दिया F बराबर QVV, यहाँ पर QVV, V से एक V कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो बचा क्या, या यहाँ पर देखिए mv अपान r यूकेल QV। यदि हम यहाँ से r का मान निकालेंगे तो आ जाएगा mv/QV। ये हमारा किसका मान आ गया? ये जो हमारा मान आया है, ये जो मान दे रखा है, ये इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। अब हमें इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या मिल गई है। और आगे यदि हम संवेग के पदों में इसे लिखना चाहें तो मैं थोड़ा इसे रफ कर दूं फिगर को ही। यदि संवेग के पदों में देखना चाहें तो संवेग होता क्या है? संवेग का फार्मूला होता है
P बराबर होता है m इंटू वी। P बराबर क्या होता है m इंटू वी। तो m इंटू वी की जगह पर हम लोग रख सकते हैं P अपान क्यू वी हो जाएगा। P अपान क्यू वी ये किसके संवेग के पदों में हो जाएगा, ये संवेग के पदों में हो जाएगा। यदि कह दे इस कण को भाई ये जो है आवर्तकाल एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, कण को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, तो मान लेते हैं कण का आवर्तकाल। कण का आवर्तकाल माना है t, कण का आवर्तकाल मान लेते हैं क्या है t। तो t बराबर फार्मूला होता है हमारा भैया दूरी, क्योंकि आवर्तकाल मतलब एक प्रकार का समय ही है, आवर्तकाल जो है हमारा एक प्रकार का समय ही है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ पर एक चक्कर में देखिए मैं यहाँ पर दर्शा रहा हूँ इस जगह पर, ये जो एक चक्कर है, एक चक्कर में जो दूरी तय की जाएगी, ये जो दूरी है इसी को हम कह देंगे परिधि है। तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी हमारी 2 पाई r हो जाएगी। और यहाँ पर जो कण का वेग क्या था v था, तो यहाँ पर दूरी हो जाएगी 2 पाई r अपान v, r अपान v। अब हम लोग क्या करें, r का मान यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें। r का ये वाला जो मान है हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो t बराबर आ जाएगा 2 पाई इंटू और यहाँ पर रखेंगे एम वी अपान में हो जाएगा क्यू बी इंटू वी। वी से वी कट जाएगा, वी से वी हमारा क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ पर t बराबर आ जाएगा 2 पाई एम वाई क्यू बी, 2 पाई एम वाई क्यू बी। ये हमारा क्या आ गया, उस कण का आवर्तकाल आ गया। यानी उस कण का कौन सा कण, जो हमारा कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, उस कण का आवर्तकाल हमारा ये रहा। चलो और देखते हैं आगे। यदि कण की आवृत्ति पूछ दी जाए, यदि कण की आवृत्ति मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, तो भैया n बराबर होता है 1/t होता है। t हमारा क्या है आवर्तकाल है, यहाँ पर लिख लेना, ये आवृत्ति के बारे में बात कर रहा हूं, आवृत्ति, आवृत्ति के बारे में। तो देखिए भैया यहाँ पर n निकालना है, तो 1 और t का मान है 2 पाई एम बाई क्यू बी, और ये हमारा क्यू बी ऊपर आ जाएगा, तो भैया क्यू बी बाई 2 पाई एम आ गया, क्यू बी बाई 2 पाई एम। ये किसका मान, ये आवृत्ति आ गई कण की, ये कण की आ गई हमारी आवृत्ति। और देखें मैं थोड़ा इसे रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ चीजें हम लोग समझते हैं। यदि कण का कोणीय संवेग पूछ दिया जाए, कण का कोणीय संवेग, तो कोणीय वेग या कोणीय संवेग कह सकते हैं, कोणीय वेग कहें क्योंकि संवेग तो अलग हो जाता है ना। कोणीय वेग, यदि कण का कोणीय वेग पूछ दिया जाए, कण का कोणीय वेग, कोणीय वेग, तो कण का कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n, जहां n हमारा क्या है, जहां n जो है आवृत्ति है। और अभी मैंने आवृत्ति का जस्ट कुछ सेकंड पहले आपको एक फार्मूला बताया था, n बराबर हम लोगों ने निकाला था क्यू बी बाई 2m, क्यू बी बाई 2 पाई m, और n का यही वाला मान यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। n का यही वाला मान यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 2 पाई इंटू क्यू वी वाई 2 पाई एम, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो ओमेगा बराबर आ गया क्यू वी वाई एम, क्यू वी वाई एम। ये हमारा क्या गया, कण का कोणीय वेग। यदि कण का हमें कोणीय वेग पूछ दिया जाए तो इस फार्मूले के अनुसार हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये हुआ हमारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत किसी कण की गति। जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसका कोणीय वेग इस वाले फार्मूले से निकालेंगे। आवर्तकाल निकालने के लिए फार्मूला दे दिया, त्रिज्या निकालने के लिए फार्मूला दे दिया, और आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। लगने वाला बल तो मैंने अभी बता ही दिया है, क्या होता है बल हमें निकालना है, F बराबर क्यू वी वी, क्यू वी वी यहाँ पर साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब जो एंगल बन रहा है गति की दिशा और लगने वाले बल के मध्य,
गति की दिशा और लगने वाले बल के मध्य जो हमारा एंगल बन रहा है उस एंगल को हमें लिखना पड़ेगा। और मैं आपसे कहूँगा यदि आज इस चैनल पर आप लोग नए विजिट कर रहे हो, आप लोग इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें बता दूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो आपको सामने एक बेल आइकन आएगा, इस प्रकार की घंटी जैसी आएगी आपके सामने बनी हुई, ये इस प्रकार की घंटी आएगी। थोड़ी मैं घंटी को सही बना देता हूँ। ये हमारी इस प्रकार की घंटी आएगी, ये इसको आप प्रेस कर देंगे। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपको जो वीडियो न्यू अपलोड होगी इस चैनल पर यूनिक ज्ञान एकेडमी पर, जो नई वीडियो अपलोड होगी उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। उस वीडियो को आपको नोटिफिकेशन आराम से मिल जाएगी, जिससे आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात नहीं कर सकते हैं, मैं कुछ दिमाग इसमें थोड़ा इशू है इसमें, जिससे आप लोग आसानी से जो है अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री विधिवत रूप से पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है इस समय। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो हैंड रिटन नोट्स हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो हैंड रिटन नोट्स हैं, यदि आप बाद में देख रहे हैं वीडियो तो एक बार कंफर्म कर लें। यदि आप कंफर्म करना चाहें तो कंफर्म कर लीजिए कि हो सकता है उस समय भी हम कुछ ऑफर में चल रहे हैं। यदि पहली बात तो यदि आप लाइव वीडियो में हमारे आएंगे तो लाइव वीडियो में सब जो है जानकारियाँ देता हूँ, तो लाइव वीडियो को भी अटेंड करना ना भूलें। और लाइव बहुत जल्दी ही मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समस्याएं आ रही हैं इसलिए लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि हमारा एलिजिबल भी जो है कंप्लीट नहीं है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यदि आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, तो मैं एक बार आपके लिए बहुत अपनी जी जान से मेहनत कर दूंगा। और मैं आपको बता दूं, यदि आप विद्वत रूप से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, फिजिक्स आपको बता दूंगा क्या होती है, फिजिक्स आपके दिमाग में फीड कर दूंगा, ये हमारा प्रॉमिस है। यदि आपने थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कर दिया तो मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और यदि आपके सपोर्ट से मुझे थोड़ा फ़ायदा मिलता है, फ़ायदे का मतलब हमारा चैनल यदि मोनेटाइज होता है, तो मैं आपको 1 मंथ 2 मंथ जो चाहोगे हैंड रिटन PDF जो चाहोगे फ्री अवेलेबल होगी, ध्यान रखें। तो चलिए, यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब कर लिए तो बात हुई। अब हम लोग समझेंगे भैया चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तो हम लोग गति को निकाल चुके हैं, और अब क्या करेंगे, ये कोई जो है आवेशित कण, अब की बार हम लोग क्या करेंगे, कोई आवेशित कण लेंगे। आवेशित कण नहीं, वैद्युत क्षेत्र में, सॉरी मैं बार बार बोल देता हूँ वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर मैं चुंबकीय क्षेत्र, अधिकतर कहीं भी वैद्युत क्षेत्र का प्रयोग इस चैप्टर में बहुत कम है, ना के बराबर है। तो जहाँ पर मैं वैद्युत क्षेत्र बोलूँगा उसे स्वतः ही एडिट कर लिया करें, और वहाँ पर कर लिया करें आप लोग चुंबकीय क्षेत्र। तो भैया ये चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग ज्ञात करने वाले हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित तार पर लगने वाला बल। अभी मैंने क्या निकाला था भैया, एक कण को, भाई एक कण था हमारा जो गति कर रहा था, उस पर बल निकाला था। और अब हमने क्या किया है, यहाँ पर एक तार रख दिया है। तार ये देखिए आपके सामने रहा, ये जो तार है यहाँ पर, ये कोई चालक है, ये हमारा कोई चालक है। और इस चालक में जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो हमारी आई है, धारा आई है। और ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी है। और ये जो तार है वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है। तो इस पर कितना बल लगेगा, तो आप ये चित्र बनाइएगा और इसमें कुछ थ्योरी लिखिएगा। पहले हेडिंग डालेंगे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। किसी चुंबकीय क्षेत्र में लिखें, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला
बल, लगने वाला बल, इस पर कितना बल लगेगा, आप लोग ये हेडिंग डालेंगे और इसमें आपको कुछ थ्योरी लिखनी पड़ेगी। वो क्या लिखना है मैं बोल रहा हूँ। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक तार जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई L है और उस तार में प्रवाहित होने वाली धारा I है, उस तार में प्रवाहित होने वाली धारा I है और वह तार चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है, वह तार चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है। तो उस तार पर लगने वाले बल की हमें गणना करनी है, उस तार पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाले बल की गणना करनी है। तो माना, अब यहाँ पर लिखिएगा, माना चुंबकीय क्षेत्र द्वारा तार पर लगने वाला बल F है, तार पर लगने वाला बल F है। तो F बराबर हो जाएगा हमारा, F बराबर हो जाएगा या F प्रोपोर्शनल। अब देखें लगने वाला बल F है, तो यहाँ से थोड़ा ज्ञात करते हैं भैया। जो यहाँ पर बल लगेगा वो कैसा होगा, किस पर निर्भर करेगा। तो जो लगने वाला बल होता है F, यहाँ पर जितनी तीव्र धारा होगी, यानी धारा का मान जितना ही अधिक होगा, धारा का मान जितना अधिक होगा लगने वाला बल उतना ही अधिक होगा। धारा का मान जितना अधिक होगा और उस पर लगने वाला बल उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल I हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल I। तो इस पॉइंट में लिखिएगा, चालक पर लगने वाला बल, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। पहले समीकरण से मन दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, ये जो बल है भैया, ये जितना ज्यादा लंबा तार होगा उस पर उतना ही अधिक बल लगेगा। जितना भाई इतने तार पर कम बल लगेगा, इतना तार कर दिया तो ज्यादा बल लगेगा, और बड़ा तार कर दिया तो और ज्यादा बल लगेगा। तो चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई के समानुपाती, यानी F प्रोपोर्शनल हो जाएगा L, F प्रोपोर्शनल हो जाएगा L। और देखें ये चुंबकीय क्षेत्र भैया, यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र यदि हमारा और तीव्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है या चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा है, चुंबकीय क्षेत्र का वहां पर मान ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, उस पर लगने वाला बल उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ से हम F प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा V, F प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा V। समीकरण इसे मानेंगे 2 और इसे समीकरण नंबर मानेंगे 3। और यहाँ से देखिए ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं बढ़ा दूं तो लगने वाला बल और बढ़ जाता है, तो लगने वाला बल और बढ़ जाता है। तो एक पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं, चालक पर लगने वाला बल साइन थीटा, यानी चालक पर लगने वाला बल कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे, तो यहाँ पर F प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन थीटा, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 1, 2, 3 व 4 से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से क्या निकलेगा, F जो है प्रोपोर्शनल है हमारा, F जो है प्रोपोर्शनल है किसके भैया, I के है, फिर देखिए L के है, B के है और साइन थीटा के है। तो यहाँ से हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, F बराबर IBL साइन थीटा। अब यहाँ से इस समीकरण से थोड़ा देखिए, इस समीकरण से में कुछ लग रहा है कि जो F जो है निर्भर कर रहा है किस पर, साइन थीटा पर। साइन थीटा की वैल्यू जितनी अधिक होगी, साइन थीटा की वैल्यू जितनी
अधिक होगी बल उतना ही अधिक लगेगा, बल उतना ही अधिक लगेगा। तो भैया साइन थीटा की वैल्यू यदि हम यहाँ पर यदि मान लें साइन थीटा, मैं थोड़ा रफ करता हूँ, यहाँ पर चित्र को रफ कर दूँ। यदि मैं मान लूँ साइन थीटा यानी थीटा बराबर यहाँ पर मान लूँ, पहली स्थिति में साइन थीटा बराबर मान लूँ भैया 90 डिग्री, तो भैया यहाँ पर एफ बराबर हो जाएगा आई, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री मैंने माना है, ठीक है, आई बी यल साइन थीटा की जगह पर 90 डिग्री रख दीजिएगा, तो एफ बराबर हो जाएगा आई बी यल, और इसका मान होता है एक, तो एफ हमारा आ गया आई बी यल। लगने वाला बल हमारा क्या आ गया, ये आ गया। अब मान लेते हैं न्यूनतम बल कब लगेगा, जब हमारा थीटा क्या होगा, कम होगा। यानी इस वाले समीकरण से देखिए थीटा का मान जितना अधिक, थीटा का मान जितना अधिक उस पर लगने वाला बल उतना ही अधिक होगा, और थीटा का मान जितना कम उस पर लगने वाला बल हमारा उतना ही कम होगा। तो देखिए भैया यहाँ पर थीटा बराबर, अब की बार मैं मान लेता हूँ 0 डिग्री है, तो एफ बराबर आई वी यल साइन थीटा की यहाँ पर 0 डिग्री रखेंगे, और साइन 0 का मान होता है 0, साइन 0 का मान होता है 0, तो एफ बराबर आ जाएगा आई बी यल साइन 0 का मान 0 रख दिया, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा 0। तो भैया मैक्सिमम और मिनिमम बल होगा, यानी जो मैक्सिमम बल हो सकता है आई बी यल और मिनिमम बल हो सकता है 0, मिनिमम बल हो सकता है 0। तो हम ये कह सकते हैं टोटल एफ जो है बिलोंग करता है 0 से आई बी यल तक, यानी 0 से स्टार्ट होकर के आई बी यल क्या है, हमारे अधिकतम सीमा है बल की, किस पर, लगने वाले आवेशित चालक पर, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो बल लगेगा उस पर, ये जो है अधिकतम सीमा है। अब इसके पश्चात और कुछ चीजें समझते हैं। ये तो हमारा हुआ एक तार के कारण। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें और हम लोग समझ लें, कुछ नोट पॉइंट, चलो फिर देखेंगे बाद में नोट पॉइंट। यदि हम आपको कुछ चीजें और यहाँ पर बताऊं, अभी मैंने एक तार को निकाला, एक तार को, और अब मैं 2 तार करता हूं। भैया ये 2 तार हैं, ये कोई एक तार मान लेते हैं ए बी है, ये कोई तार हमारा ए बी है, और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I1 है, इस तार में प्रवाहित होने वाली धारा I1 है, और इस तार से R दूरी पर एक तार हमारा CD रख दिया गया है, एक तार CD रख दिया गया है, और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I2 है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I2 है। तो यदि कह दिया जाए इसके बीच में कितना बल लगेगा, यानी इसके बीच में कोई पिंड रख दिया जाए तो उस पर कितना बल लगेगा, या हम ये भी कह सकते हैं इस तार के कारण इस पर कितना बल लगेगा, इस तार के कारण इस तार पर कितना बल लगेगा। तो देखें कैसे बल को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल। तो देखिए ये चित्र बनाइएगा, और चित्र बनाने के पश्चात इसमें थोड़ी लिखिए, दो चालक ए बी और सी डी हैं, दो चालक ए बी और सी डी हैं जो एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हैं। उन चालकों में प्रवाहित धारा का मान I1 और I2 है, उन चालकों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान I1 व I2 है। इतना लिखने के पश्चात अब लिखेंगे यहाँ पर माना ए बी, भैया देखिए यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है, और हम लोगों को ज्ञात है जहाँ कहीं पर धारा प्रवाहित होगी तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र होगा, और जहां पर वैद्युत क्षेत्र होगा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये किसने बताया था? ऑस्ट्रेट के प्रयोग ने। ये जो बताया था ऑस्ट्रेट के प्रयोग ने बताया था। ऑस्ट्रेट के प्रयोग से हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पर यानी ए बी तार ए बी के द्वारा भी कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न होगा। तो हम मान लेते हैं, माना ए बी तार के कारण
माना ए बी तार के कारण, ए बी तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं बी है, के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी है। तो बी बराबर हम लोग मान लेंगे, क्योंकि परिमित लंबाई के चालक के कारण, भाई परिमित, इसकी लंबाई क्या है, परिमित है, सीमित है, तो सीमित लंबाई के चालक के कारण हमने जो उत्पन्न होता है वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, उसके लिए एक फार्मूला निकाला था, वो होता है बी बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। और इसके अनुसार हमारा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या है, हमारा जो है I1 है, तो B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई और I1 अपान आर हो जाएगा। आर क्या है, दोनों तारों के मध्य की दूरी है, आर क्या है, दोनों तारों के मध्य की दूरी है। यहाँ पर लिखना है सूत्रानुसार। अब देखिए ए बी तार के द्वारा सी डी तार पर कुछ ना कुछ बल लगाया जाएगा, ए बी तार के कारण सी डी तार पर कुछ ना कुछ बल लगाया जाएगा। क्यों, मैंने बताया है भैया, इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, समझो इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, धारा के प्रवाह के कारण उत्पन्न होगा वैद्युत क्षेत्र, और जहां पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है बाबू, वहीं पर उत्पन्न हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका मतलब इसका जो है, इस वाले तार का चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं बी उपस्थित है, और अभी तक मैंने इस तार को रखा नहीं है, दूसरे तार को नहीं रखा है, और अब मैंने ला करके दूसरा तार रख दिया। तो अब बताओ इसका चुंबकीय क्षेत्र बी हमारा यहाँ तक है, तो जो तार दूसरा लाए हैं सी डी, वो इसके चुंबकीय क्षेत्र में ही तो रखा है, इसके चुंबकीय क्षेत्र में ही तो रखा है। तो हम ये कह सकते हैं, माना ए बी तार के द्वारा सी डी पर लगने वाला बल, माना तार ए बी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ए बी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार पर लगने वाला बल यफ है, तार पर लगने वाला बल मैंने मान लिया यफ है, तो यफ बराबर होता है आई बी एल, क्योंकि अभी मैंने निकाला था आई वी एल साइन थीटा, अब ये बी क्या है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो यहाँ से मैं चुंबकीय क्षेत्र का मान वैल्यू पुट करता हूँ, तो यफ बराबर हो जाएगा आई, और यहाँ पर प्रवाहित होने वाली धारा, यानी प्रवाहित होने वाली धारा हमारी I1 मान लेते हैं, इसको मैं I1 मानता हूँ, क्योंकि भाई इसमें प्रवाहित होने वाली धारा, भाई इस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I2 है ना, इस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I2, तो I2 लिख दिया कि यहाँ पर B क्या है, B का मान है इनटू में, मैं से दूसरे पेन से लिखता हूँ म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 अपान आर, और साइन थीटा क्या है हमारा, देखिए साइन थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाते हैं, कैसे निकालेंगे साइन थीटा। देखिए धारा की दिशा उस साइड में है, धारा की दिशा में हमने दाएं हाथ के अंगूठे को कर दिया, हथेली हमारी धक्का देगी इस साइड में, भाई ये इस साइड में, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर जो हो जाएगा बाहर की ओर, और इसके द्वारा देखेंगे तो इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमारा अंदर की ओर होगा। अब ये अंदर की ओर है, ध्यान रखना, ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा अंदर की ओर। अब थोड़ा समझने की कोशिश करो भैया, इस तार के कारण, भैया यहाँ पर अंगूठे को हमने धारा की दिशा में कर लिया, अब देखिए इधर हथेली धक्का हमारी इस साइड में दे रही है, तो ये जो तार रखा है वो अंदर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है,
तो ये अंदर वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। क्यों? क्योंकि इस तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है इस साइड में, और धारा की दिशा में मैं अंगूठे को करता हूँ, धारा की दिशा में मैं अंगूठे को करता हूँ, तो इस समय हथेली जो हमारा धक्का दे रही है वो भीतर की ओर दे रही है, तो मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हो गया भीतर की ओर। तो ये जो तार है, जो तार CD जो है हमारा रखा है चुंबकीय क्षेत्र AB, चुंबकीय क्षेत्र AB में, और जिसकी जो दिशा है भीतर की ओर लंबवत है। अब इस पर हमें क्या करना है, बल की दिशा निकालनी है, यानी बल और इसके मध्य एंगल निकालना है। तो देखिए भैया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मैंने अंगूठे को कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र की उंगलियों को, और अंगूठा भैया धारा की दिशा में कर दिया। अब जो है धक्का इधर लग रहा है, तो देखिए धक्का हमारा इधर लग रहा है, तो एंगल कितना बन गया हमारा 90 डिग्री का बन गया। एंगल कितना बन गया हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ पर रख देंगे साइन 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर जो लगने वाला बल हो जाएगा F बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई, और I1 I2 की क्या करेंगे हम लोग, अच्छा इंटू में यल भी था भैया, यहाँ पर इंटू में यल था, I1 और I2 लिख देंगे I1 I2 अपान R, यहाँ पर हो जाएगा यल। तो लगने वाला बल ये हो जाएगा, यानी AB तार के कारण CD पर लगने वाला चुंबकीय बल हमारा ये हो जाएगा। ये दोनों तारों में धारा समान हो जाए, ये दोनों तारों में क्या हो, धारा का मान समान हो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, क्योंकि जब I1 बराबर I2 हो जाएगा बराबर I1 बराबर I2 बराबर I हो जाएगा, तो यहाँ पर F बराबर आ जाएगा, F बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई और I स्क्वायर अपान R इंटू यल हो जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा। आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे और फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। और मैं आपसे कहूँगा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 12 खासकर कक्षा 12 केमिस्ट्री और फिजिक्स विधिवत रूप से डेली यानी क्रम से पढ़ाई जा रही है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी एक धुआंधार फायदा होने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपको नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।